हाँ भाई, क्या हाल है सभी के। बढ़िया हो सब। सबसे पहले जय हिंद सभी को। और फटाफट सेशन को शेयर करके बुला लो बच्चों को। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। एक आधी क्वेश्चन आने की पूरी शक्यता रहेगी टॉपिक में से। क्या है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक? बेटा लोकल गवर्नमेंट, मतलब सर थर्ड टीयर गवर्नमेंट, मतलब सर तीन तरीके की सरकार। अरे सर क्या बोले जा रहे हो भाई। देखो, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई सर यूनियन लेवल पे। फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई। सर इंडिया के अंदर गांव भी तो हैं, मतलब सर गांव हैं, ठीक है, विलेजेस, या सर छोटे छोटे हमारे टाउन्स हैं। सर उनके अंदर भी तो कुछ कर दो, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं जहां पे। तो सर इन्हीं को बोला जाता है क्या? थर्ड टीयर गवर्नमेंट। थर्ड टीयर गवर्नमेंट मतलब थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन आएगा इसके अंदर? सर गांव के अंदर पंचायती राज वाले, और जो छोटे मोटे शहर हैं, अर्बन सिटीज हैं, वहां पे अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना सर। हाँ जी सर। तो इनको भी कुछ कुछ पावर दे देते हैं ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल एक गवर्नमेंट का काम कर सके। जो लोकल इशू है उनके खिलाफ खुद ही काम कर ले, क्या टेंशन है। बात तो सही कह रहे हो सर। तो इसी के बारे में पढ़ना है। पहले ये डीपीएसपी हुआ करता था सर। चलो करें फिर स्टार्ट। तो सर बात ऐसी है कैसी कि सर आर्टिकल नंबर जो 40 है, मतलब सर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 40 है। ठीक है, क्या कहता है सर वो कहता है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत विथ सच पावर्स नेसेसरी देम टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो सर, ये पहले था डीपीएसपी, ये डीपीएसपी में ऐड कर रखा है। और डीपीएसपी में हम किसको ऐड करते थे? डीपीएसपी में हम उस चीज को ऐड करते थे जिस, मतलब अभी हमारे पास फिलहाल रिसोर्सेज की कमी है। जब हमारे पास रिसोर्सेज पूरे हो जाएंगे तब हम उस चीज को कुछ एक्ट लाके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देंगे, या उसे अगर कोई राइट की बात होगी तो वो हम फंडामेंटल राइट बना देंगे। हाँ सर, बात तो यही थी। तो अगर ये आर्टिकल 40 के अंदर है, दैट मीन्स कि एक डीपीएसपी है। तो सरकार क्या काम करेगी? सरकार कोशिश करेगी अपनी तरफ से कि विलेज पंचायत को पावर दे दी जाए, नेसेसरी पावर्स दे दी जाए कि वो अपने गांव के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करे। सेम गांधी भी तो यही चाहते थे, गांधीयन मॉडल भी तो यही था। तो सर ये जो पंचायती राज वाला सिस्टम है ना, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था। इवन इंडिया के अंदर तो भाई एंशियंट टाइम से रहा है। हमारे यहाँ तो गांव से ही तो सारी चीजें चलती थी। हमारे यहाँ के गांव क्या थे? सेल्फ सस्टेनेबल विलेज हुआ करते थे, खुद में ही सेल्फ सस्टेन करते थे वो तो। भाई खुद ही सारी जो भी इंडस्ट्रीज का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है, सब काम खुद हो रहा है, किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। जो गांव के आपस में जो बड़े लोग होते थे, सरपंच होते थे, पंच लोग होते थे, वही सब एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे पूरे गांव का। तो ये कोई, इट्स नॉट ए न्यू इन्वेंशन, ये कोई नई चीज नहीं है। इंडिया के अंदर तो भैया बहुत पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से है। क्या पता चलता है इससे? कि सर हम एम्पावर्ड थे, इंडियन लोग ऑलरेडी एम्पावर्ड थे। एम्पावर्ड मतलब हम में खुद में शक्ति थी, हम लोग सशक्त थे खुद से काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। है, पावर ऑफ डिवीजन की बात कर रहा है सर, ऑलरेडी डिवाइडेड कर दी पावर। कैसे भाई? अगर जैसे पुराने टाइम में देखे तो राजा महाराजा हुआ करते थे जिनके पास सारी पावर हुआ करती थी। फिर उनके नीचे सर वो गणराज्य वगैरह आते थे, उनके अंदर पावर डिसॉल्व कर दी थी, मतलब पावर डाइवॉल्व कर दी गई, डिवॉल्व कर दी गई, मतलब सर पावर बांट दी गई, डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड टीयर गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज बेसिकली ऑन गांधीयन स्वराज मॉडल। गांधी जी का जो स्वराज मॉडल था वो इसी चीज पे बेस्ड था। क्या सर? कि भाई जो गांव होने चाहिए ना, गांव सेल्फ सस्टेनेबल होने चाहिए। अगर आपके गांव सही से काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका देश सही से काम करेगा, क्योंकि गांव सबसे छोटी यूनिट है किसकी? एक देश की। अगर आपकी सबसे छोटी यूनिट ही सही काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली बड़ी यूनिट जो कि आपका देश होगा वो सही काम करेगा। ठीक है सर। इट्स नॉट अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भाई ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन क्या है, इनडायरेक्टली लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं लोग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पे भाई बिल वगैरह पास करना हो तो सीधा जनता एक पिटीशन लेके चली जाएगी, हाँ भाई साइन करो इस पे, और बिल आ गया। वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या कि सर जो लोकल लेवल पे लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं खुद ही सुलझा लें सारी की सारी। ठीक है, बार बार कोई ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, तो हम विलेज लेवल पे ही जो भी उनकी अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं
उनको वो खुद ही सॉल्व कर ले, हम बस उनको नेसेसरी पावर्स और रिसोर्सेज दे दें। ठीक है सर। प्रॉक्सिमेट ट्रांसफर ऑफ पावर टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एट थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यही मतलब है क्या सर, कि जितनी पावर की जरूरत है उनकी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उतनी पावर्स रिसोर्सेज दे दी जाए। इसी को क्या बोलेंगे हम, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, चलो जी। अब इंडिया के अंदर देखो, जैसा कि मैंने कहा कि पुराने टाइम से तो ठीक है बात चल रही है, लेकिन जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं भाई, इंडिया के अंदर तो सर वो 1687 से ही स्टैब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, इंडिया के अंदर तो 67 से ही चल रहा है क्या सर। ये जो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये तो सर 1687 में ही बन गई थी। इसके अलावा जो आपकी कैलकाटा और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो तो 1726 में ही आ गई थी। अब ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब ये हम अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। अब हम रूरल गांव के एरिया की नहीं, अब हम अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है। सॉरी। तो भाई लॉर्ड मेयो आया था कब, अरे सर वो 1877 के टाइम पे लॉर्ड मेयो का टाइम चल रहा था। हाँ सर। तो उसने क्या सोचा कि अकॉर्डिंग टू दिस, भाई इसके रिजोल्यूशन के बेसिस पे क्या बोला कि लोकल इंटरेस्ट सुपरविजन केयर आर नेसेसरी फॉर सक्सेस मैनेजमेंट इन फंड्स डिवोटेड टू एजुकेशन चैरिटी एंड लोकल वर्क। बेसिकली मतलब क्या है, देखो 1877 का टाइम है और ब्रिटिश लोगों का मेन काम क्या था कि जो भी यहाँ के भारतीय लोग हैं इनको चेंज कर दो, ब्रिटिश बना दो सबको। ठीक है, ब्रिटिश बना देंगे, कैसे बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम लानी पड़ेगी, चैरिटी करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस हैं, तो चैरिटी करके हम जो भी नीचे कास्ट के लोग हैं हम उनको ब्रिटिशर्स के अपनी तरफ खींच के ले आएंगे। सही बात है। और सर ये लो कास्ट के लोग मोस्टली कहाँ रह रहे हैं सर, ज्यादातर जनता तो सर गाँव के अंदर ही रह रही है। तो गाँव के अंदर सुपरविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। अगर आपने गांव के ऊपर सही से सुपरविजन कर लिया, दैट मीन्स कि आप वहां की जनता को ब्रिटेन में कन्वर्ट करवा दोगे, फटाफट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दोगे। तो लॉर्ड मेयो क्या कर रहा था, लॉर्ड मेयो ने बेसिकली पंचायती राज या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए ध्यान दिया ताकि वो लोगों को कन्वर्ट करने में हेल्प कर सके, लोगों को ब्रिटिश के लॉयल बना सके। कोई भलाई के लिए काम नहीं कर रहे थे वो यहाँ की जनता के लिए। जिसने जिसने मेरे से मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा है उसको पता होगा कि ब्रिटिश लोग तो आखिरी तक हमें तोड़ के गए हैं, कभी हमारी भलाई के लिए नहीं सोचा था किसी ने। खैर चलो मान ही जाएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसको वहीं रहने दो। अभी के लिए क्या है कि सर लॉर्ड मेयो ने रिजोल्यूशन लेके आया था कि चलो भैया थोड़ा बहुत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इन सब लोगों के लिए काम करना चाहिए हमें, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है जी। फिर रिपन आया था उसके बाद 1882 में, वो भी एक पर्चा छाप के ले आया क्या कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दो और म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट भी दे दो। मतलब सर इनको ना म्युनिसिपल वालों को थोड़ी सी पावर और दे दो ताकि ये और काम अच्छे से कर सके। ठीक है सर, दे दी। फिर सर 1909 के अंदर एक आया था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझो कि पावर डिवाइड हो रही है अब। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब जहां से एक ही सोर्स है पावर का और वहीं से वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि सर बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में पावर बटी हुई है और सब वो यूज कर रहे हैं अपनी अपनी पावर का। तो 1909 के अंदर एक रॉयल कमीशन आया था। ठीक है, उसने क्या बोला, वो चेक कर रहा था कि जो भी इंडिया के अंदर जो काम कर रही है लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह, जो भी म्युनिसिपल बोर्ड्स काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या दिक्कत है। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि जो इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं ना, जो भी इन बॉडीज के अंदर, जो बोर्ड्स के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं ना भाई, वो या तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के लॉयल रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उनको, और जो लोग इलेक्शन लड़के आ रहे हैं इन बॉडीज के अंदर, उनके पास ज्यादा पावर है नहीं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। इसीलिए इन बॉडीज की ज्यादा सक्सेस, कुछ ग्रोथ नहीं हो पाई उस टाइम पे। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या कहा, रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया, रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएशन ऑफ जेन्युइन इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ विलेज पंचायत। मतलब सर कि भैया इनका थोड़ा हिसाब किताब सुधारो और इलेक्शन ढंग से कराओ ताकि लोग अच्छे से चुन के आए विलेज पंचायत में। लेकिन इसमें भी पता है टाइम क्या रखा भैया, देखो 1909 का टाइम है ये, ब्रिटिशर लोग तो खेल खेल ही लेते, उन्होंने तो वो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था इस टाइम पे। तो सर दिस प्रोविजन फॉर सिलेक्टिव मेजोरिटी थ्रू नॉमिनेशन,
एक तरफ कह रहे हो कि आप इलेक्टोरेट ढंग से कराओ, इलेक्शन ढंग से कराओ, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो सर, सेलेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हो, वो भी नॉमिनेशन पे। दोगलापंती हो गई ना। यही तो करते थे ये लोग, गाजर, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भाई, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कोई भलाई के लिए काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे कि हम किस तरह से मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कर सके इंडियंस का। चलो जी, कोई बात नहीं। फिर भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, ठीक है जी। उसके अंदर भी ये बोला गया था कि एक हमें लोकल गवर्नमेंट रखनी चाहिए, उनको भी थोड़ी बहुत पावर देनी चाहिए, ठीक है सर। इसीलिए इसी के आधार पे जब हम भारत आजाद हो गया था, तब आर्टिकल 40 ऐड किया गया था एज अ डीपीएसपी। क्या कि सर, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत विद सच पावर्स टू मेक सेल्फ गवर्नमेंट इन अ रूरल एरिया। तो बेसिकली आपके डीपीएसपी जो आर्टिकल नंबर 40 है, उसके दो सोर्सेज हैं। क्या? एक तो गांधीयन प्रिंसिपल, एक तो गांधी बाबा का स्वराज मॉडल है, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो जब सर भारत आजाद हो गया 1947 में, हाँ सर, आर्टिकल 40 भी हमने ऐड कर दिया, हाँ सर वो भी कर दिया। तो सर फिर क्या करा फिर भाई, 1952 के अंदर हमारे छोटे जवाहरलाल नेहरू साहब, मतलब अरे छोटे नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू जी के बेटे ही तो थे जवाहरलाल नेहरू। तो सर उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्या? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने एक सर्विसेज एस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है सर। तो सर इसमें हुआ क्या? ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली गांव के अंदर चलाया गया कि हम गांव को किस तरह से डेवलप करेंगे, विलेज को किस तरह से डेवलप करेंगे। लेकिन सर ये हो गया फेल, ये इनिशिएटिव फेल हो गया सर, कंप्लीटली फेल। क्यों? क्योंकि भाई जो लोकल लोग थे उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया सर? नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया। तो सर इसके फेलियर को इंक्वायर करने के लिए कि भाई आखिर ये फेल हुआ क्यों, एक कमेटी आई 1957 में जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है सर। तो इन लोगों ने जरा देखा, जाके हिसाब किताब देखा, भाई ये फेल क्यों हो गया मामला, कम्युनिटी हमारे ये प्रोग्राम कैसे फेल हो गया। तो चेक करने पे आए तो इनको क्या क्या पता चला। सबसे पहले तो एक वर्ड याद रखना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सर लोकल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने शब्द यूज करा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हम डेमोक्रेसी के आधार पे पावर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सर इन्होंने क्या क्या देखा, एक तो लोग कोई इनिशिएशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोगों को ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी देश आजाद हुआ है, दंगे हुए हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, बीमारियां चल रही हैं, लोगों के घर बार लुटे पड़े हैं, इतनी दिक्कत चल रही है, तो लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी फिर? इन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि सर हम ना 3 टियर में पंचायती राज लेके आएंगे, पंचायती राज को हम 3 लेवल पे लेके आएंगे। मतलब सर, और सर 3 लेवल तो आप एक यूनियन की बात कर रहे हो, एक स्टेट की बात कर रहे हो, और एक पंचायती राज की बात कर रहे हो। बलवंत राय मेहता कह रहे हैं कि जो पंचायती राज है इसको भी 3 लेवल पे लेके आएंगे। कैसे? ग्राम पंचायत होगी जो कि गांव के लेवल पे होगी, पंचायत समिति होगी जो कि एक ब्लॉक के लेवल पे होगी, और जिला पंचायत होगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगी। मतलब सबसे छोटी यूनिट गांव, फिर उससे बड़ी यूनिट ब्लॉक जिसके अंदर कई सारे गांव होंगे, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर कई सारे ब्लॉक और बहुत सारे गांव होंगे। तो इस तरह से इन्होंने 3 टियर बताए पंचायती राज के, ठीक है। और क्या बोला कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर्स टू दीज बॉडीज। अब ये जो हमने बॉडी बनाई है इनको क्या करो, पावर दो, रिसोर्सेज दो, ताकि ये लोग अपना ढंग से काम कर सके अपने अपने लेवल पे, ठीक है सर। इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव होके आएंगे उनको डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, उसके बेसिस पे काम चलेगा, बढ़िया मामला हो जाएगा एकदम, ठीक है सर, बढ़िया मामला कर देंगे एकदम। तो क्या बोला कि सर ये जो विलेज पंचायत होगी इसको तो हम डायरेक्टली ही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इनके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। किसके? विलेज पंचायत वालों के, ठीक है सर। ये ग्राम पंचायत, इसे ही विलेज पंचायत कहते हैं, इनके डायरेक्ट करेंगे। और जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद होगा इसके इनडायरेक्टली होंगे। जैसे हम देखते हैं ना लोकसभा वाले किसको चुनते हैं, राज्यसभा वालों को ना, मतलब इनडायरेक्टली वोट होता है ना हमारा। इन द सेम वे जो विलेज पंचायत है, मतलब ग्राम पंचायत है सर, उनके डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, और जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद है उनके इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है सर। जो पंचायत समिति होगी वो क्या होगी सर? वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जो जिला परिषद होगी ये एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी होगी। सॉरी, ठीक है सर, स्कीम तो बड़ी सही लग रही है।
और सर इसके ऊपर सरकार को नजर भी तो रखनी है, तो सरकार नजर रखने के लिए क्या करेगी, एक आईएएस ऑफिसर को बिठा देगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। वो कौन होगा, आपकी जिला परिषद का चेयरमैन होगा। जो सबसे बड़ी बॉडी है जिला पंचायत या जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसका चेयरमैन बना देंगे ताकि सरकार पे भी नजर रहे। सर मामला तो एकदम सही लग रहा है ये। लेकिन तो फिर क्या हुआ, इस सिस्टम को पहली बार अडॉप्ट किया गया कहां पे, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आती है नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अप्लाई किया गया कब, अक्टूबर 2 1959 को। लेकिन ये भी फेल हो गया। इवन 1950-60 के अंदर ना देश के और भी राज्यों ने सेम मॉडल को अप्लाई किया था, लेकिन ये मॉडल हो गया फेल। ये मॉडल फेल हो गया सर। तो सर इस फेलियर को जांचने के लिए दोबारा एक कमेटी आई, जैसे पहले आपकी आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, और फिर सर 1964 में दोबारा एक कमेटी आई जिसका नाम था सादिक अली कमेटी। ओके सर, ये किसको चेक करनी आई थी कि जो बलवंत राय मेहता ने जो आपके रिकमेंडेशन दी थी वो क्यों फेल हो गए आखिर। तो इन्होंने क्या देखा कि सर लोकल पार्टिसिपेशन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि जनता के अंदर कोई अवेयरनेस ही नहीं है, जनता को कुछ पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है। दूसरे क्या प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। मतलब सर ये सर जितने भी आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स लोग होते हैं, ये बाबू वाले लोग जो बाबू बन के बैठे हुए हैं सारे के सारे, सर इनका बहुत इंटरफेरेंस चल रहा है, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। ओके, तीसरा रीजन क्या दिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसका मन ही नहीं कर रहा। क्या मन नहीं कर रहा सर, पावर देने का, पावर या रिसोर्सेज देने का मन ही नहीं कर रहा। किसको, लोकल गवर्नमेंट मतलब विलेजेस को। ऑब्वियसली भाई कौन चाहेगा कि मेरी पावर कम हो। अगर मेरे पास कोई पावर होगी तो मैं क्यों चाहूंगा कि भाई मैं अपनी पावर तेरे को दे दूं, नहीं चाहूंगा ना मैं। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि भाई हम क्यों दे लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर, नहीं दे रहे हम। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। इसीलिए सारे के सारे ये प्रोविजन जो बेचारे आए थे सबके सब हो गए फेल। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, फिर 1977 के अंदर आपकी आई अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी आई किस लिए, जो भी पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन है उनको चेक करने के लिए, और हम उनपे क्या रिकमेंडेशन दें, क्या मेजर्स ऐसे लें कि भैया काम सही हो जाए। तो इसके लिए आपकी आई अशोक मेहता कमेटी। इन भाई साहब ने भी क्या रिकमेंडेशन दिए, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि सर ये जो 3 टियर वाला सिस्टम था ना इसको 2 टियर का कर दो। भैया भी देखा ना, विलेज पंचायत, फिर सॉरी ग्राम पंचायत वही विलेज लेवल पे, फिर आपकी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और फिर सर वो जिला पंचायत आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सर ये 3 टियर को ना 2 टियर में चेंज कर दो। मतलब एक रखो मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में सर कैसे डिवाइड करेंगे इसको, बेटा जो भी गांव की पॉपुलेशन 20 से 25 हजार है उनको मिक्स कर दो, उसको रखो आप मंडल पंचायत के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखो जिला परिषद को। ठीक है, ओके सर, कर दिया। और क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन। मतलब सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो जिला परिषद है ना सर, ये सबसे पहला लेवल होना चाहिए जहां से पावर डिवाइड हो। ओके सर, एंड पॉपुलर सुपरविजन, मतलब पॉपुलर का मतलब बेसिकली जनता की राय, पॉपुलर मतलब जनता की राय, लोग क्या चाहते हैं उनके सुपरविजन में होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब जो लॉ वगैरह बनेगा यही बनेगा। एंड जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। जिला परिषद क्या होगी सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है सर, ऑल्दो आपको ये रिकमेंडेशन याद नहीं करने हैं, मैं सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूं ताकि हमें पता चले कि इंडिया के अंदर किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा है पंचायत को। अभी तक हुआ नहीं था लेकिन बाद में हुआ था। ठीक है, हम ये कहानी देख रहे हैं कि पीछे की बैक स्टोरी क्या रही है। एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायत इलेक्शन। भाई जो भी पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि भाई आखिर जब बड़ी बड़ी पार्टीज आ रही हैं गांव के अंदर सबको बताने के लिए, तो सर जनता के बीच में भी आएगी ये चीज। लेकिन इसी चीज को अपोज किया था किसने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। जो पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी ना, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसमें, पंचायत में, पंचायत इलेक्शन में। लेकिन अशोक मेहता जी ने क्या कहा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट की करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को
पार्टिसिपेशन करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, should have separate taxation powers to mobilize their financial resources। भाई जो भी ये बॉडीज बनाने, जिला परिषद, मंडल परिषद वगैरह, इन सब के पास अपनी पावर्स होनी चाहिए, इनको सेपरेट पावर देनी चाहिए टैक्स लगाने की। ठीक है, जो भी इनको फंड्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से यूज करना है, इनके पास पूरी की पूरी पावर होनी चाहिए। ठीक है सर, there should be a regular social audit by district level agencies to check whether funds allotted are actually spent on them or not। मतलब सर जो भी ये यहां से टैक्स से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और जिस काम पे पैसा लगना चाहिए डेवलपमेंट में, वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज की ऑडिटिंग, इस चीज को चेक भी तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो कौन चेक करेगा? जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एजेंसीज होंगी वो ये चीज चेक करती रहेंगी बीच बीच में कि भाई जो ये पैसा कमा रहे हैं टैक्सेशन के थ्रू, वो सही चीजों पर इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, प्रोविजन तो सही लग रहा है ये। अब क्या था सर, ये प्रोविजन तो सही लग रहे थे, लेकिन हुआ क्या सर, 1978 के अंदर जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई, जनता पार्टी हो गई क्या, भंग। बेचारे मेजॉरिटी में आए थे लेकिन तभी के तभी भंग हो गए, और कांग्रेस दोबारा पावर पे आ गई। जब कांग्रेस दोबारा पावर पे आ गई तो उन्होंने ये जो अशोक मेहता ने जो अपने रिकमेंडेशन दिए थे, इनको नहीं माना, इनको नहीं माना। जब नहीं माना तो सर अपनी ही एक नई कमेटी बना दी 1985 में कांग्रेस वालों ने। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन ने इस कमेटी का रिकमेंडेशन दिया था कि सर एक जीवीके राव कमेटी बना देते हैं। हाँ जी सर, बना दी, बिल्कुल बना दी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया, मतलब इसमें अफसर लोगों का बहुत ज्यादा हाथ पैर घुस गए हैं। ये जो आईएएस ऑफिसर, ये आईएफएस ऑफिसर, बीडीओ वगैरह, ये जो सब बैठे हुए हैं डेवलपमेंट ऑफिसर बन बन के, ये सारा का सारा सिस्टम ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया। मतलब सर ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। जब काम नहीं करने दे रहे, दिस फिनोमिना ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन रिजल्टिंग इज व्हाट एप्टली कॉल्ड ग्रास विदाउट रूट्स। मतलब सर एक बात बताओ, एक पेड़ मजबूत कब होगा? जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी, जब उसकी रूट्स स्ट्रांग होंगी। लेकिन अगर ये जो अब ऑफिसर लोग बैठे हैं, जब यही लोग काम ढंग से नहीं करने देंगे तो विलेज का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस शब्द का यूज किया गया है, ग्रास विदाउट रूट्स। ठीक है, क्यों सर? कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेस अवेयरनेस अभी भी है, क्योंकि ये जो अफसर लोग हैं ना, ये काम नहीं करने दे रहे हैं, ये अपनी हेकड़ी ज्यादा दिखा रहे हैं सबके सब, इसलिए सब कुछ फेल हो रहा है काम। अभी तक का मेन सवाल है, देश आजाद हो चुका है, 1985 का टाइम आ चुका है, 30 से 40 साल हो गए हैं, अभी तक ये जितनी भी कमिटीज आई इन्होंने रिकमेंडेशन दी, इतने सारे प्रोविजन लेके आ रहे हैं, मंडल बना दो, ये बना दो, फलाना बना दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बना दो, ये कर देंगे, ये कर देंगे सर, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल रहा। क्यों? मेन रीजन क्या है इसका बेटा? मेन रीजन इसका है कि ये जितनी भी कमिटीज बनी है, जितनी भी कमिटीज बनी है, कौन बना रहा है? ये यूनियन गवर्नमेंट बना रही है। और जो आपकी ये लोकल गवर्नमेंट होती है सर, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है बेटा, लोकल गवर्नमेंट तो एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो और सर ये एंट्री नंबर 5 में तो यही लिखा हुआ है भाई। हमने देखा है ना, हमारी 3 लिस्ट है, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तीनों की तीनों लिस्ट शेड्यूल 7 में दे रखी है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है जो एंट्री नंबर 5 में लिखा हुआ है। और इसके ऊपर कानून कौन बना रहा है? यूनियन गवर्नमेंट बना रही है। भाई स्टेट के सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट कैसे बना सकती है कानून? यही सबसे मेन रीजन था कि भाई जितनी भी ये कमेटी आ रही है जो अपना रिकमेंडेशन दे रही है, ये सारी की सारी तो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना है। तो स्टेट गवर्नमेंट इनकी बात क्यों मानेगी? इसीलिए ये सब दिक्कत चल रही है। कोई अपनी पावर देना नहीं चाहता लोकल गवर्नमेंट को। दिस वाज द मेन रीजन। आई बात समझ? तो सर फिर क्या करना पड़ेगा? सर ये तो मामला कॉन्स्टिट्यूशन का फंस गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट दे रखी है। इसीलिए फाइनली क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। कब? 1992 के अंदर। और क्या बोला कि अब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया है
गांव में और अर्बन इंडिया के अंदर। यहां पे फाइनली आपका पंचायती राज सिस्टम आता है, कहां पे? इंडिया के अंदर, जिसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमने बात करी, और दूसरा था आपका 74th, ठीक है, दोनों सेम ईयर में आए हैं। 73rd के अंदर हमने बात करी है पंचायती राज की, मतलब गांव की। गांव में क्या होगा? सबसे छोटा वाला जो लेवल होगा उसे कहेंगे विलेज पंचायत, दूसरा होगा ब्लॉक पंचायत या उसे ही तालुका पंचायत कहते हैं, और तीसरा होगा आपका जिला परिषद। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? गांव के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। गांव के लेवल पे गांव की पंचायत होगी, ब्लॉक के लेवल पे ब्लॉक की होगी, जहां पे अलग अलग सरपंच मिलेंगे, अभी देखेंगे उनकी भी फॉर्मेशन आगे, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगी। ठीक है, ग्राम सभा बनाई जाएगी, जो ये सबसे बेसिक यूनिट होगी, ग्राम सभा, विलेज असेंबली। किसमें बोला गया? पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल नंबर 243 से आर्टिकल नंबर 243 ओ, देख रहे हो, कैपिटल ओ, और जहां पे भी कैपिटल आ जाए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू हमने ऐड किया है उसे। आर्टिकल बिल्कुल याद रखना है कि आपकी जो पंचायती राज है कौन से आर्टिकल में डील करती है? 243 से 243 ओ तक। ठीक है, टोटल 29 सब्जेक्ट डाले गए इसके अंदर, और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, क्या? 11th शेड्यूल एडेड। इन द सेम वे जो 74 था उसमें म्युनिसिपैलिटीज की बात करी, मतलब जो अर्बन एरिया है उसमें क्या होगा? सबसे पहले नगर पंचायत होगी, उसके ऊपर आपकी सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, और फिर आपकी म्युनिसिपल काउंसिल होगी, और फिर आपकी होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो गई ना पावर डिवाइड हर एक में? यही तो करना था हमें। तो जो सबसे छोटा यूनिट नगर पंचायत, मतलब वार्ड मीटिंग, म्युनिसिपल एरिया इसके लिए क्या ऐड किया? कौन सा पार्ट लाया गया? पार्ट 9A। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 243P से लेके आर्टिकल नंबर 243ZG। इसके अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट डाले गए, और नया शेड्यूल ऐड किया गया, क्या? 12, 12th शेड्यूल एडेड। अब जाके बताओ 1992 के अंदर, 47 से लेके 35-40 साल हो गए, अब जाके हम पंचायती राज को अप्लाई कर पाए, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ सके। यही तो है डेमोक्रेसी का मतलब यार। इसीलिए तो इंडिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी ना उसकी भी हमें जड़ें मजबूत करनी है, ताकि हमारा देश मजबूत हो। ठीक है, और सबसे छोटी यूनिट क्या है? सर गांव है, उनको पावर दो। जब सबसे छोटी यूनिट काम करेगी, ऑब्वियसली देश अच्छे से काम करेगा। ठीक है, चलो, तो जो पंचायत है इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है सर, कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 243 के अंदर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बताई गई है, गांव वाले एरिया के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा इज द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हाँ जी सर, बिल्कुल सबसे बेसिक यूनिट है ये तो। इट इज अ जनरल असेंबली ऑफ विलेजेस। भैया गांव की सबसे छोटी एकदम जनरल असेंबली है। बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया। भाई सब गांव का जो भी एरिया है, सपोज ये गांव का एरिया है, इसके अंदर जो भी एडल्ट होंगे मतलब जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होगा, जो भी 18 साल के होंगे, सबके सब क्या होंगे सर? इसके भागीदार रहेंगे, इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल द विलेज एडल्ट्स इन द इलेक्टोरल रोल्स आर मेंबर्स। ग्राम सभा के सभी मेंबर्स होंगे। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है ये किसका? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, जहां पे गांव के अंदर जितने भी एडल्ट्स हैं सबके सब ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। बताओ और क्या चाहिए? ठीक है, इट गिव्स चांस टू ईच पार्टिसिपेट। हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका है। ठीक है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है जो कि मैटर करता है। दे विल चूज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर्म ग्राम सभा। क्या करेंगे? अब वही मेंबर्स आपस में क्या करेंगे? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के लेके आएंगे, और क्या करेंगे सर? ग्राम सभा बना देंगे। और इस ग्राम सभा का हेड कौन होगा? सरपंच।
सरपंच भाई साहब इनके होंगे क्या, हेड होंगे। जो भी ये बॉडी डिसीजन लेगी, ग्राम सभा जो भी डिसीजन लेगी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी एनल्ड बाय एनी अदर बॉडी, उसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है। और जो ग्राम परिषद होगी वो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, इसकी ग्राम सभा की। तो सर ग्राम परिषद में क्या होगा, ग्राम परिषद में जाने के लिए आपके मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी, 21 साल। याद रखना ग्राम परिषद एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। टेनर मतलब 5 साल, 5 साल तक चलेगी ग्राम परिषद, ठीक है जी। और क्या है सर, 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसका है, वुमेन का है। अगर 3 आदमी है तो 1 महिला का होना जरूरी है। और क्या है, रिजर्व सीट्स फॉर एसटी एंड एसटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए भी सीट रिजर्व कर रखी है। इनके जो इलेक्शन होंगे वो कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, जो कि आर्टिकल नंबर 243 के में दे रखा है। बेटा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना स्टेट इलेक्शन कमीशन की कहीं पे कोई बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ बात की है आर्टिकल नंबर 243 के अंदर कि स्टेट का भी एक इलेक्शन कमीशन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 243 के बताता है हमें, ठीक है। जो आपकी ग्राम परिषद होगी इसका एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है जी। और उस सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करेगा सर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको, ताकि सरकार की भी नजर रहे कि चल क्या रहा है मामला। अब सर ये काम क्या करेंगे, इनके कुछ फंक्शन भी तो होंगे ग्राम परिषद वालों के। हाँ सर फंक्शन तो होंगे, क्या करेंगे सर, हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ विलेज। भाई गांव के अंदर क्या हाल चल रहा है, कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, गांव में साफ सफाई है कि नहीं है, इस चीज पे ध्यान देंगे। और क्या काम होगा इनका, भाई सबके लिए स्वच्छ पीने का पानी मिले, स्वच्छ भाई साफ पीने का पानी मिले, ड्रेनेज पैटर्न सही हो, कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध हो, ठीक है। और क्या है, जो भी नया बच्चा पैदा हो रहा है या अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो। और क्या है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉमन विलेज प्रॉपर्टी, इट्स सेल, परचेज एंड लैंड ग्रांट्स। जो भी विलेज के अंदर कॉमन एरिया है जहां पे सब लोग अपनी गाय बकरी भेड़ भैंस चराते हैं, गांव वगैरह के, वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है सबकी, उसके रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। अगर कोई लैंड है जिसको आपने बेचा है या रेंट पे दिया है, उसकी प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग फेयर प्राइस शॉप्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। फेयर प्राइस शॉप मतलब कि जहां पे ज्यादा महंगाई पे चीज ना मिले, नॉर्मल रेट्स पे चीजें मिला करें। और क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। बेसिकली क्रेडिट का मतलब होता है लोन देना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सोसाइटीज भी डेवलप होनी चाहिए, कहां पे, गांव के अंदर, जहां से लोगों को आसानी से पैसा मिल सके कि वो अपना काम कर सके, ठीक है। जैसे फसल उगानी है, बीज बीज चाहिए तो उसके लिए लोन मिल जाए उनको आसानी से, ठीक है सर। न्याय पंचायत एंश्योर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेज। एक न्याय पंचायत भी होगी ताकि गांव वालों को इजीली ज्यादा खर्चे में आपको जस्टिस ना, मतलब ज्यादा खर्चा ना करना पड़े आपको जस्टिस के लिए। मतलब सर अगर गांव में कोई दिक्कत हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां पे पैसा खर्च होगा, या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां पे पैसा खर्च होगा। तो सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि भाई गांव के अंदर ही न्याय पंचायत के अंदर फैसला हो जाए, ताकि कोई ज्यादा पैसा वैसा खर्च ना हो इन लोगों का, और जल्दी से न्याय मिल जाए, जस्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपकी तालुका पंचायत। तालुका पंचायत कंसिस्ट ऑफ सरपंच ऑफ ऑल ग्राम सभा, ऑल ग्राम पंचायत। भाई जितनी भी ग्राम पंचायत है गांव की, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके जो भी सरपंच होंगे वो मिलके क्या बनाते हैं, तालुका पंचायत। तालुका पंचायत के अंदर कौन होगा, सारे के सारे सरपंच होंगे। और कौन होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के एमएलए और एमपी भी होंगे, ठीक है। और इनके अंदर एक ऑफिसर होगा जिसे क्या कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, वो एग्जीक्यूटिव होगा। अब सर इनके भी कुछ काम होंगे, हाँ भाई बिल्कुल इनके भी कुछ काम होंगे। क्या काम होंगे इनके, इनके काम होंगे लिंक बिटवीन ग्राम परिषद एंड जिला परिषद। निचले और ऊपर वाले के जो लेवल की जो परिषद है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, एक लिंक का काम करेंगे, ठीक है सर। और क्या करेंगे, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है सर। जो भी काम चल रहा है गांव के अंदर, ग्राम सभा वाले जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर सुपरवाइज, भाई उसके ऊपर नजर रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे काम करना है, ठीक है। और
लुक आफ्टर रूरल हेल्थ, गांव की हेल्थ पे ध्यान देके भैया सब मामला सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई किसी को बीमारी तो नहीं हो रही है, सही से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंकरेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल हाउसिंग, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री की, जैसे हमने डीपीएसपी में बात करी थी ना, कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, तो उसके बारे में काम करेंगे। रूरल हाउसिंग के बारे में काम करेंगे कि सबको पक्के मकान मिले, कच्चे मकान ना हो। और क्या है, प्रमोट प्राइमरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में काम करेंगे, सबको प्राइमरी एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन में जाएं सब, ठीक है, टेक्निकल रूप से पढ़े सब। और क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ तालुका, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, इन सब का एक प्रॉपर अपना कच्चा चिट्ठा बना के रखो, उस सबको मेंटेन करके रखो। सर इनके पास पैसा आता कहां से है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है तालुका वालों की? बेटा इनको ग्रांट आती है, ग्रांट मतलब इनको पैसा मिलता है, कहां कहां से? सेंटर गवर्नमेंट भी पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है। मोस्टली जो पैसा आता है, मोस्टली पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आपकी ग्राम पंचायत, जो आपकी ग्राम पंचायत होती है वो भी थोड़ा बहुत इनको पैसा देते हैं। शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस, जो भी टैक्सेशन सिस्टम हो रहा है उनमें से इनको शेयर मिलता है। सेल एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर चार्ज ऑफ तालुका, भाई इस तालुका के अंदर कुछ कुछ ऐसा लैंड ऐसा भी तो होगा जिसको ये लोग बेच रहे हैं, किसी कंपनी को दे रहे हैं, या लीज पे दे रहे हैं, या भाई रेंट पे दे रहे हैं, तो उससे भी तो पैसा मिल रहा है। तो ये क्या है, इनकी सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है आपका जिला परिषद। जिला परिषद के अंदर कौन होगा? कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ तालुका। अब ये जो तालुका है जिसमें बहुत सारे सरपंच बैठे हुए थे, उनका भी तो कोई प्रेसिडेंट होगा, तो इस तालुका के अंदर भाई तालुका के प्रेसिडेंट आएंगे, अलग अलग तालुका के प्रेसिडेंट आएंगे। और कौन होगा सर? एमपी होंगे, एमएलए होंगे, और एक डेप्यूटी कमिश्नर भी होगा सर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक एग्जीक्यूटिव होगा। इनके क्या फंक्शन होंगे? ओवरसी ऑल अराउंड डेवलपमेंट, भाई जो भी पूरा डेवलपमेंट चल रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके ऊपर नजर रखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट डेवलपमेंट ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी सरकार की तरफ से हमें ग्रांट आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस मामले में ज्यादा पैसा देना चाहिए, कहां पे भाई कोई रोड बनवानी है तो उसमें कितना पैसा जाना चाहिए, कहीं पे कुआं खुदवाना है तो उसमें कितना पैसा जाना चाहिए, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके ऊपर नजर रखेंगे। रिपोर्ट एंड इन्फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो भी गांव के अंदर डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है उन सब के बारे में जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब हम स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। कौन? ये जिला परिषद वाले, ठीक है। उसके बाद क्या है? एग्जामिन्स बजट पास्ड बाय आपकी तालुका पंचायत एंड मेक नेसेसरी डायरेक्शन टू देम, जो भी बजट बनता है कि हमें भाई इस साल के लिए गांव में हमें ये काम करना है तो हमें इतने इतने पैसे चाहिए, तो उस बजट को चेक करना कि सही है कि गलत है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जाना चाहिए, वो सब चीजें कौन चेक करता है? ये जिला परिषद वाले चेक करते हैं। और अगर उनको कुछ चेंज करना हो कि नहीं तालुका वाले तुम गलत ज्यादा पैसे मांग रहे हो या कम पैसे मांग रहे हो, तो उस चीज को लेके भी वो नेसेसरी डायरेक्शन दे सकते हैं। कौन? जिला परिषद वाले तालुका वालों को दे सकते हैं डायरेक्शन। सर इनकी क्या सोर्स ऑफ इनकम होगी? वही भाई इनको भी ग्रांट मिलती है, कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तालुका पंचायत वाले भी इनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। और क्या है? ये छोटे मोटे स्मॉल टैक्स लगाते हैं, जो आपके जिला परिषद वाले होते हैं ये टैक्स लगाते हैं, जैसे लैंड सेस। सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, कोई टैक्स है उसके ऊपर एक छोटा सा टैक्स और लगा दिया, उसे सेस कहते हैं, CESS, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, जब आप कभी बिल भरते हो ना, बिल जो आप भरते हो बिजली का बिल, तो उसके ऊपर एक स्वच्छ भारत सेस लगाया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसे सेस कहते हैं। तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, खैर ठीक है, उसके ऊपर लगता है। और सर सेल एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी यहां से पैसा आ रहा है ये क्या होगी? इनकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, और ये इनके काम है, ठीक है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन, पहले असल में स्टेट फाइनेंस कमीशन कोई चीज नहीं हुआ करती थी। जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोल दिया गया कि भाई आपको ये म्युनिसिपल और पंचायती राज वाला सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, तो सर जब ये सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे तो वहां का रिवेन्यू वाला सिस्टम भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपका आर्टिकल नंबर 243 आई है उसके अंदर क्या बोला गया कि गवर्नर साहब को, स्टेट के गवर्नर को एक बॉडी बनानी पड़ेगी, क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी जो कि बताएगा
कि भैया ये पंचायती राज वालों को और म्युनिसिपल वालों को किस तरह से पैसा देना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन देना है। ऑल्दो स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है ये एडवाइजरी ही होती है, जरूरी नहीं है कि मानो इन्हें, एडवाइजरी होती है। ऐसे ही एक है आर्टिकल नंबर 243G, क्या कहता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ एंडो पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब अभी भी मेन पावर किसके पास है, स्टेट के पास। आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ, मतलब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना के विलेज पंचायत को पावर दे सकती है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी तो विलेज पंचायत को पावर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर बाय स्टेट बाय लॉ, भाई जो भी स्टेट का गवर्नमेंट है वो कानून बना के क्या कर सकती है सर, पंचायती, जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको अलग अलग पावर दे सकती है कि किस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट का वो प्रोसेस आगे चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं म्युनिसिपैलिटीज पे। म्युनिसिपल एरिया एक टर्म होती है, मतलब वो टेरिटरी एरिया म्युनिसिपैलिटी का जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई, जो कि गवर्नर नोटिफाई करता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, बिल्डिंग्स कितनी है। ठीक है, ये पूरा एरिया देखा जाता है, फॉरेस्ट कवर कितना है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे भाई जो गवर्नर होता है वो नोटिफाई करता है कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया म्युनिसिपल एरिया है। ठीक है, ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी, ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्या, सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जो कि आर्टिकल नंबर 243Q के अंदर दे रखा है। ठीक है, कमिटी सर, कमिटी कौन बनाएगा, कमिटी की बात की गई है आर्टिकल नंबर 243S के अंदर, जो रिकमेंडेशन देगी कि भाई कैसे काम होगा म्युनिसिपैलिटीज में। ठीक है जी, उसके बाद होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब एन एरिया हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, कोई एरिया जहां पे 10 लाख या उससे ज्यादा लोग रहते हैं तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। या फिर कंप्राइज्ड ऑफ 100 और मोर डिस्ट्रिक्ट, जहां पे किसी एरिया के अंदर 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कह देंगे। या फिर कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर म्युनिसिपैलिटीज, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज हो तो क्या होगा सर उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे। ये भी कौन नोटिफाई करता है, गवर्नर। जब तक गवर्नर नोटिफाई नहीं करेगा तब तक आप उस चीज को पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बोल सकते। ठीक है, इनके क्या फंक्शन होंगे, इनके भी कई फंक्शन होते हैं। क्या क्या, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जो भी टाउन्स में, सिटीज के अंदर जो भी काम चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे लैंड का यूज कैसे करना है, या जो भी आप बिल्डिंग्स बना रहे हो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इन सब के ऊपर रेगुलेशंस होने चाहिए, वो देखते हैं। और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का हो उसके बारे में देखते हैं। वाटर सप्लाई, जो भी घरों के अंदर जो पानी की सप्लाई लाइन जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो पानी जाता है, कमर्शियल लेवल पे जो पानी यूज होता है, इन सबको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से चार्ज लगेंगे अलग अलग, वो मेंटेन करना। पब्लिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब भाई जनता की हेल्थ पे भी तो ध्यान देना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो सही है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो सही होना चाहिए एकदम। फायर सर्विस, अर्बन फॉरेस्ट्री, भाई फायर सर्विस का भी आपके पास अच्छी तरह प्रावधान होने चाहिए, प्रोविजन होने चाहिए कि सिटी के अंदर अगर कहीं पे आग लग जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो आपके पास पर्टिकुलर सर्विसेज हो, आपके पास इक्विपमेंट्स हो, रिसोर्सेज हो कि आप उससे निपट सको अगर कहीं पे आग लगी है। या अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन मतलब जहां पे भैया थोड़ा रूरल ना हो और पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा डेवलप टाउन वाली शेप आ जाए, सिटी वाली शेप आ जाए, तो सिटीज के अंदर कितने फॉरेस्ट वगैरह होने चाहिए उन चीजों पे भी तो ध्यान रखना है। सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्कर सेक्शन, जो भी मजदूर वर्ग है उनके इंटरेस्ट को लेके काम करना, ठीक है, उनके साथ कोई ज्यादा बेकार का अन्याय ना हो। ठीक है, बरियल ग्राउंड्स और जो क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं जहां पे बॉडी को दफनाया जाता है या कहीं पे बॉडी को जलाया जाता है, उनकी मैनेजमेंट देखना, ये सब कौन देखता है सर, यही देखते हैं, कौन, आपकी म्युनिसिपैलिटीज। पब्लिक एमिनिटीज, मतलब भाई जो भी लोगों के लिए जरूरत की चीजें हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो गई, पार्किंग लॉट्स हो गए जहां पे आप गाड़ियां खड़ी करते हो, बस स्टॉप्स हो गए, रेलवे स्टेशन, प्ले ग्राउंड, गार्डन,
ऑडिटोरियम्स, ये सब क्या है, ये सब भाई टाउन्स की ही तो स्पेसिफिकेशंस हैं, जहाँ भाई सिटीज के अंदर ही तो ये सब चीजें मिलती हैं। इन सब चीजों की डेवलपमेंट करना, उनके मेंटेनेंस करना किसका फंक्शन है, म्युनिसिपैलिटीज का। नेक्स्ट आता है आपका, सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आपको इलेक्शन लड़के जाना हो तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी? भाई सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। और क्या है, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर उसका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है सर। और क्या है, he or she is not earlier disqualified from contesting of municipal corporation election। कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसने जो पहले डिस्क्वालीफाई हुआ हो इस इलेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर पहले किसी बंदे या बंदी ने इलेक्शन लड़ा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो दोबारा नहीं लड़ सकता या सकती, ठीक है। मस्ट नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना ही कोई एम्प्लॉय हो तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और एससी और एसटी लोगों के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, ठीक है। जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, जो बड़ी बड़े शहर होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है वो होती है छोटे टाउन्स या छोटी सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब सर इनको फाइनेंसेस कहां से मिलते हैं? फाइनेंसेस ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज, फाइनेंसेस कहां से आते हैं? तो सर जो आर्टिकल नंबर 243 एक्ट है, इसके अंदर क्या बोला है? स्टेट मे बाय लॉ ऑथराइज म्युनिसिपैलिटी टू लेवाई एंड कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, टोल नाके होते हैं अलग अलग जगह। स्टेट विल ले डाउन प्रोसीजर फॉर दिस अलॉन्ग विद अकाउंटिंग मेथड। मतलब क्या है सर, भाई जितनी भी आपकी म्युनिसिपैलिटीज हैं इनको भी स्टेट गवर्नमेंट हक दे सकता है, क्या कि भाई तुम भी प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, या तुम भी छोटे मोटे टैक्स लगा लो, या तुम टोल कलेक्शन ले लो। इस तरीके से थोड़े बहुत तो पैसे मिलेंगे ना इनको म्युनिसिपैलिटी वालों को, बाकी तो जो फंड आ रहा है, जो ग्रांट आ रही है वो तो आ ही रही है। हाँ जी सर। तो जो सबसे मेजर रिवेन्यू आता है ना बेटा, वो आता है कहां से? प्रॉपर्टी टैक्स से। प्रॉपर्टी टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है किसको? म्युनिसिपैलिटीज को। और बाकी स्टेट ग्रांट तो आती ही है। आर्टिकल 243 ZA में क्या लिख रखा है? इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, मतलब जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है भैया, उनके पास भी पावर है कि म्युनिसिपैलिटीज का वो इलेक्शन करा दे, ठीक है। सिर्फ उन्हीं के पास पावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, म्युनिसिपैलिटीज का भी और पंचायती राज वालों का भी, ठीक है जी। हो गया टॉपिक खत्म। अच्छा एक वो और याद रख लेना यार, एक अगर एक्ट आए तो, क्या एक्ट सर? ओहो एक सेकेंड, एक एक्ट आया था 1996 के अंदर, क्या था? पीसा, PESA, पीसा एक्ट 1996। बेसिकली क्या है ये? पंचायती राज पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। भाई कुछ कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो कि हमारी शेड्यूल नंबर 5 के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको हमने अलग से मेंशन कर रखा है, जहां का एडमिनिस्ट्रेशन अलग रूप से चलता है, ठीक है। तो एक एक्ट आया था पीसा एक्ट, मतलब पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जो पंचायती राज वाला जो सिस्टम है इसको हम शेड्यूल्ड एरिया के अंदर भी लागू करें। लेकिन अब यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? कि सर पंचायती राज आप कह रहे हो हर गांव में जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये जो शेड्यूल्ड एरिया है यहाँ पे भी गांव है, लेकिन सर शेड्यूल्ड एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो तो अलग चलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो मोस्टली स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, वहां पे शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आते हैं वो सारी की सारी। तो सर वहां पे तो आप पंचायती राज लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना आपकी काम जो करती है इन शेड्यूल्ड एरिया में, जो काम करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है इनको, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और यहां पे कौन आ गया?
यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार आ गई, कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, जो कि पंचायती राज की बात कर रही है। इसीलिए ना इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ऑल्दो ये अभी वर्किंग है, ये तो भैया एवर ग्रोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे केस टू केस डिपेंड करता है किस तरह से काम होगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नाम क्या याद रखना है कि भैया एक पीसा एक्ट है जो कि पंचायती राज से रिलेट करता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। एक तो खांसी जा नहीं रही है ना, मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, खांसी जा ही नहीं रही है बिल्कुल, तो काफी मतलब गले में दिक्कत है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हैशटैग सह लेंगे। तो ये टॉपिक हो गया खत्म। सेम टॉपिक को आप प्लीज लक्ष्मीकांत से एक बार रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं देखता हूँ क्या करना है, सुप्रीम जुडिशरी सिस्टम चेक करते हैं, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम करेंगे। तब तक के लिए अपना रिवाइज करते रहो, अपना ध्यान रखो, और सबको जय हिंद।